नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी तक की पिछली कक्षा में देखा था कि हमने शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ा था। शिशुनाग वंश और नंद वंश के साथ ही हमने अपना जो प्री मौर्यन एम्पायर है वो खत्म कर लिया था। जब हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा था, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसको खात्मा करके नंद वंश का मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। परंतु जब हम नंद वंश के समय देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण होता है, तो सिकंदर के आक्रमण से ही हमें अपने सेक्टर में, हमें अपने सिलेबस में एक चीज और बढ़ानी पड़ती है कि किस तरीके से जो विदेशी आक्रमण रहे, जो ईरानी आक्रमण रहे, यूनानी आक्रमण रहे, किस तरीके से हुए और किसके नेतृत्व में हुए। हालांकि इसमें पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हमको ये चीज सुनिश्चित करनी है कि कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम यूनानी आक्रमण और उसके पहले ईरानी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग बना लेते हैं विदेशी आक्रमण। जब हम विदेशी आक्रमण की बात करते हैं तो इसमें गिने चुने शासकों को पढ़ना होता है हमें। विदेशी आक्रमण में हम दो चीज देखेंगे, एक तो ईरानी और एक यूनानी। ईरानी को ही फारसी बोलते हैं, फारसी। तो जब हम ईरानी या यूनानी आक्रमण पढ़ते हैं तो इनमें गिने चुने शासकों की बहुलता देखी जाती है। जैसे कि अपन इसमें 2 या 3 शासकों के बारे में बात करेंगे। इसमें सिर्फ हम सिकंदर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिकंदर ही सिर्फ था जो यूनानी आक्रमण के समय भारत आया था। तो हम शुरू करते हैं ईरानी आक्रमण से। तो आइए शुरू करते हैं। जब ईरानी आक्रमण की बात करते हैं तो ईरानी आक्रमण में हमें पता चलता है कि वहां एक साम्राज्य था जिसको हम हकमनी वंश कहते थे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम हकमनी वंश। हकमनी वंश की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी स्थापना हकमनी या हखामनी वंश मिलता है। हखामनी वंश, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई हकमनिश के द्वारा। हकमनिश नाम का एक शासक हुआ करता था, इसकी स्थापना उसके द्वारा की गई। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हकमनी वंश पड़ा। ये लगभग 6th सेंचुरी बीसी था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इनका शासन मिलता है हमें। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि हकमनिश ने इसकी स्थापना की, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक था, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? साइरस को। साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय इसका वास्तविक संस्थापक था। इसने ही सबसे ज्यादा क्षेत्र पर विस्तार किया। इसके द्वारा ही हकमनिश वंश को सबसे ज्यादा विस्तार किया गया, और इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हकमनिश वंश मध्य एशिया में कहां कहां तक फैला था। ये इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो कि अब इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी आता है, इसका बेटा नहीं रहता है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है, दारा प्रथम, जिसको डेरियस भी बोला जाता है। डेरियस, डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट जो था, इसने हकमनिश वंश में सबसे बृहद साम्राज्य की स्थापना की। इसने इसकी जो सीमाएं देखते हैं, जो पूर्वी सीमा होती थी, पूर्वी सीमा इसने स्थापित की सिंध तक, सिंध और पंजाब तक, सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, पश्चिम में इसने, पश्चिम में यूनान तक, या एशिया माइनर, एशिया माइनर जिसको तुर्की को कहा जाता है, एशिया माइनर तक इसकी सीमाएं विस्तृत थी। दक्षिण में इसकी सीमाएं मिस्र तक जाती थी, इजिप्ट तक। और उत्तर में इसकी सीमा कैस्पियन सागर तक जाती थी, कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इससे हमें ज्ञात होता है कि दारा को द ग्रेट एम्पायर या दारा महान कहा जाता है। यही कारण है कि दारा को सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। किस वंश का? हकमनिश वंश का या हकमनी वंश का। इसने लगभग 516 ईसा पूर्व, 516 ईसा पूर्व में
भारत पर आक्रमण करता है। भारत के सिंध और पश्चिमी सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, सिंध पंजाब का क्षेत्र मिलता है पश्चिमी क्षेत्र में, वहां पर ये आक्रमण करता है, ठीक है, और ये अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाता है, उसको 20वां प्रांत बना लेता है। आप देख सकते हैं कि 20 प्रांत थे इसके साम्राज्य में, इसका मतलब कितने बृहद स्तर पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा। इसने 20वां प्रांत बनाया, जहां से इसको 360 टैलेंट की सोना प्राप्त होता था। टैलेंट सोना, सोना मापने की कोई टैलेंट मापने की कोई इकाई होती होगी, तो 360 टैलेंट सोना मिलता था किसको, डेरियस को, जो सिंध और पंजाब का क्षेत्र था। सबसे पहला सफल आक्रमण किया था इसने, इधर लिख लेते हैं, पहला सफल आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा, डेरियस के द्वारा हुआ। पहला सफल कौन सा, ईरानी आक्रमण, ठीक है, डेरियस के समय हुआ, या दारा प्रथम के समय 516 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी सीमाएं अपन ने देखी कहां से कहां तक थी। इसने सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर कब्जा किया था, जिसको इसने 20वां प्रांत बनाया, और इससे इसको 360 टैलेंट का सोना प्राप्त होता था, ठीक है। इसको द ग्रेट एम्पायर भी कहा जाता है, या महान राजा भी कहा जाता है। पहला सफल आक्रमण इसका माना जाता है इसके द्वारा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी जर्कसीज इसका उत्तराधिकारी होता है, या जिसको क्षयार्ष भी कहा जाता है, क्षयार्ष, ये इसके उत्तराधिकारी मिलता है। इससे पता चलता है हमें कि जर्कसीज उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा होगा जितना कि दारा प्रथम था या डेरियस था, ठीक है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि इसके साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन हो गया, या अन्य राज्यों द्वारा इसको ले लिया गया, ठीक है। अब इसके एक जो इसका सेनापति था, उसका नाम मिलता है हमें, इसका सेनापति, इसका स्काइलैक्स को इसने जो अरब और मकरान तट है, अरब और मकरान तट, इनकी खोज करने के लिए भेजा था, ठीक है, स्काइलैक्स को। इसका मतलब यह था कि यह सामुद्रिक खोजों या फिर समुद्री मार्गों की तलाश में भी था, जिसके माध्यम से व्यापार सुगमता से चल सके, ठीक है। तो ये हमने सिंध ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ा कि किस माध्यम से हमने हाकमनिड की स्थापना की, उसके बाद उसका वास्तविक संस्थापक कौन रहा, उसके बाद साइरस ने पहला असफल आक्रमण किया भारत पर, फर्स्ट असफल आक्रमण, ठीक है, पहला असफल आक्रमण करता है साइरस, ठीक है, और सफल आक्रमण करता है दारा, ठीक है, जो कि अपन लिख चुके हैं। ये हमने ईरानी आक्रमण पढ़ा। इसके बाद धीरे धीरे इनका विघटन हो जाता है, और फिर जब सिकंदर आता है, सिकंदर इन सबको मिटाता हुआ, ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करता हुआ, तुर्की से होता हुआ मध्य एशिया, जिसको बैक्ट्रिया क्षेत्र भी कहा जाता है, उसको जीतता हुआ आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने खत्म किया जितना हमारी जरूरत का था, कौन सा, ईरानी आक्रमण। अब हम यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण में बेसिकली हम सिकंदर के बारे में बात करते हैं, और दूसरा कोई यूनानी आक्रमण हमें अभी स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहला आक्रमण जो सिकंदर के समय पढ़ेंगे वो देखते हैं हम। सिकंदर 326-327 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। यूनानी, हम उसके प्रभाव लिखना भूल गए, प्रभाव देखते हैं अपन, पहले प्रभाव देख लेते हैं। ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या कर रहे हैं, ईरानी आक्रमण के प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव में सबसे पहली चीज तो व्यापार में सुगमता आती है,
जब भी कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है तो वह अपने आसपास के क्षेत्रों से व्यापार सुगमता से करना चाहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, जो समृद्ध कंट्रीज होती है, वो तभी तक समृद्ध रहती है जब तक उनका व्यापार सुचारू रूप से चलता है। जैसे हम वर्तमान में यूएस को देखें या चाइना को देखें, आपको बड़ा बने रहने के लिए वैश्विक परिदृश्य में व्यापार को सुगमता से संचालित करना होगा, तभी आप आगे और उन्नति कर पाएंगे। दूसरी चीज हमने क्या देखी, खरोष्ठी और आर्मेयिक लिपि, खरोष्ठी एंड आर्मेयिक लिपि, ठीक है, इसका उपयोग होने लगा, ठीक है। इससे अपन ने सीखा किनसे, ईरानियों से। खरोष्ठी का यूज मिलता है अपन को अशोक के अभिलेखों में, कांधार वगैरह जो अभिलेख रहते हैं वो खरोष्ठी में लिखे रहते हैं। ये अरबी की तरह दाएं से लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इस साइड से इस साइड। जो ब्राह्मी लिपि रहती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है, ये खरोष्ठी लिपि रहती है। और आर्मेयिक लिपि का बेसिकली प्रभाव पड़ता है जो ईरान और ग्रीक का मिक्सचर रहा, ये आर्मेयिक लिपियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बेसिकली इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि आर्मेयिक और खरोष्ठी लिपि अपन को ईरानी आक्रमणों से उनका प्रभाव पड़ा, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं अपन कि छा शब्द का प्रयोग, छा का प्रयोग करने लगे अपन, ठीक है। जो छा क्षत्रिय का होता है इसका प्रयोग अपन ने ईरानियों से सीखा। और क्या इसके वो रहे, ठीक है। बेसिकली ये 3-4 चीजें ही हैं जो इससे हमें दिखाती हैं कि इनका क्या क्या प्रभाव होता है, ठीक है। अपन व्यापार के बारे में देखते हैं, व्यापार सुगमता से होने लगा मध्य एशिया के साथ। अपन ने खरोष्ठी और आर्मेयिक लिपि के बारे में देख लिया, और छा क्षत्रिय का जो प्रयोग होता है वो देखा अपन ने। अब वापस अपन यूनानी आक्रमण पर आते हैं। यूनानी आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर सबसे पहला शासक रहा यूनान का जिसने भारत पर आक्रमण किया। यूनान से आता है सिकंदर 326 327 ईसा पूर्व बीसी, ठीक है। जब हम इसमें देखते हैं कि ये ग्रीस से निकलता है, ग्रीस से निकला जब ये, तो पूरा मध्य एशिया जीतते हुए, उस साइड से पूरा ऑटोमन साम्राज्य तुर्की वगैरह को फतेह करते हुए, जीतते हुए धीरे धीरे बढ़ता आता है भारत की ओर। जैसे ही वो भारत की ओर आना शुरू करता है, उस समय अरब सिंध वगैरह ये सब भारत का हिस्सा थे, तब पता चलता है कि उसकी जो सेना रहती है उनको बहुत बड़ा डर रहता है कि आगे एक हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है जो बहुत ही विशाल है, जिसको घोड़े तक नहीं चढ़ पाते हैं, ठीक है। तो यह अपने सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए कहता है, ठीक है। और ये कहता है कि अभी हिंदू कुश बहुत आगे है, वो बहुत बड़ा पर्वत है, दूर से दिखाई पड़ता है, ये तो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है हिंदू कुश। तो जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती जाती है और वो क्यूरियस होती है कि कहाँ है हिंदू कुश, कब तक आएगा, तब वो कहता है कि हिंदू कुश को हम पीछे छोड़ा है। तो इस तरीके से वह अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहता है। वो कहता है कि मैं मेरे सैनिकों को उत्साह से भर देना चाहता हूँ, जो उनमें कायरता, निडर, जो डरे हुए हैं वो, उसको खत्म करके मैं उनके मन में उत्साह भर देना चाहता हूँ। इस तरीके से वो अपनी सेना को आगे बढ़ाता हुआ लाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जो पिता था फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय मर जाता है, फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ही ये शासक बनता है। ये पिता अरस्तु इसके गुरु थे, जिन्होंने इसको मार्गदर्शन दिया कि आप किस तरीके से जीत सकते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ये अब अपन भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जैसे ही सिकंदर आता है और भारतीय क्षेत्र पर अटैक करता है, गांधार के क्षेत्र पर, गांधार क्षेत्र पर अटैक करता है जैसे ही, तो वहां का शासक रहता है आम्बी। गांधार क्षेत्र में शासक आम्बी रहता है, तक्षशिला के क्षेत्र में। तो आम्बी आत्मसमर्पण कर देता है, आम्बी आत्मसमर्पण करता है, ठीक है। इसी के साथ ही और 2-3 जो राजा होते हैं वो डर की वजह से, सिकंदर के डर की वजह से आत्मसमर्पण कर देते हैं और आगे की युद्ध के लिए या पूरस से युद्ध के लिए सिकंदर की सहायता का वचन देते हैं। फिर होता है निर्णायक युद्ध,
जिसको बैटल ऑफ हाइड स्पीच कहा जाता है इतिहास में 326 ईसा पूर्व, जिसको वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम वितस्ता दोनों एक ही नाम है, झेलम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, पुराणों में इसको वितस्ता कहा जाता है, बाद में इसको झेलम कहा जाने लगा। तो ये तीनों युद्ध होते हैं, ये तीनों एक ही युद्ध है। ये युद्ध होते हैं किसके साथ? ये युद्ध होते हैं बेसिकली सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध होता है। आम्बी और भी शासक जो रहते हैं, जो देशद्रोह के माध्यम से पोरस के विरोध में खड़े होते हैं, सिकंदर का साथ देते हैं, ये निर्णायक युद्ध माना जाता है सिकंदर के लिए। सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर रात के अंधेरे में हमला करता है और पोरस की सेना उसके लिए तैयार नहीं रहती है, तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सिकंदर इस युद्ध को जीत लेता है। अब जैसे ही सिकंदर इस युद्ध को जीतता है और विजय के बाद पोरस को जब लाया जाता है सिकंदर के सामने, तो वो सिकंदर उससे पूछता है, पोरस से, कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब पोरस कहता है कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस तरीके की निर्भीकता, निडरता देखकर सिकंदर उससे काफी प्रभावित होता है और उससे मित्रता का वादा करता है, उससे मित्रता निभाता है, उसका क्षेत्र उसको वापस दे देता है, पोरस का क्षेत्र। यही कारण रहे कि आगे चलकर सिकंदर का धीरे धीरे पतन हो जाता है। ठीक है, तो अपने अपने सामंतों को सौंपकर जो क्षेत्र वो देता है। जैसे अपन चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर रहता है, चंद्रगुप्त इसका राजदूत, किसका? अलेक्जेंडर का या सिकंदर का राजदूत रहता है। इसी को इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, दुनिया जीतने का सपना लेकर चलता है ये। तो अब क्या होता है? पोरस से युद्ध होता है, वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, जिसमें पोरस हार जाता है, पोरस की पराजय होती है इसमें। ठीक है, पोरस की पराजय हो जाती है, सिकंदर जीत जाता है। परंतु अब क्या होता है? सिकंदर इसका क्षेत्र वापस दे देता है, तो ये पोरस का युद्ध हो जाता है। अब क्या होता है? जो ब्यास नदी होती है, ब्यास नदी के आगे जाने से सिकंदर की सेना मना कर देती है। सिकंदर की सेना मना करती है क्योंकि इसके नीचे एक तो मगध साम्राज्य है। ठीक है, मगध साम्राज्य, और दूसरी चीज है कि सेना थक चुकी थी। ठीक है, सेना थक चुकी थी क्योंकि बहुत समय से सिकंदर के साथ निकले थे वो। सिकंदर का सपना विश्व विजय का था, परंतु उसकी सेना का नहीं था सपना, सिकंदर की व्यक्तिगत आकांक्षा थी ये। इसलिए सेना थक चुकी थी, इतने लंबे अभियान थे। अब वो घर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी। ठीक है, तो सेना थक चुकी थी और दूसरा इनको डर था कि उन्होंने सुना था कि जो दक्षिण में मगध साम्राज्य है उसमें नंद वंश का बहुत बड़ा शासन है। ठीक है, उसमें काफी हाथी और काफी बड़ी सेना, बृहद सेना थी, जिससे उनके सैनिक डर रहे थे मगध की सेना से। ठीक है, तो यही कारण रहे कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे जाने से मना कर दिया। ठीक है, ये मुख्य कारण रहा। अब सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। सिकंदर जब वापस जाता है तो ऐसा माना जाता है कि पोरस से युद्ध के समय जब उसको एक भाला लग जाता है, भाला लग जाता है, तो ईरान के पास बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। किसकी? सिकंदर की। ठीक है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने सिकंदर का जीवन परिचय देखा। अब इसमें हम सिकंदर के बारे में और देख सकते हैं और हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें। सॉरी, सिकंदर के बारे में जब हम देखते हैं तो एक तो इसके आक्रमण के काफी फायदे रहे। ठीक है, ये और इसके माध्यम से जो मध्य एशिया और ग्रीस के बीच में जो व्यापार संतुलन बना और जो नए नए मार्गों की खोज हुई, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ आने वाले समय में। क्या क्या हुआ इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहली चीज तो इसने 2 नगर बसाए। 2 नगर कौन कौन से? एक तो निकोशिया
जो साइप्रस की कैपिटल है आज, ठीक है, निकोशिया, और एक बुकेफाला। बुकेफाला ऐसा माना जाता है कि अपने सेनापति और राइटर नियार्कस की जगह, नियार्कस की स्मृति में निकोशिया, और इनका प्रिय घोड़ा था, ठीक है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, उसकी याद में इन्होंने बुकेफाला शहर बसाया, ठीक है। ये बेसिकली दो नगर बसाए गए। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इन्होंने अपनी सेना भेजी, सेना दो माध्यम से भेजी इनने, एक तो निरयाकस के नेतृत्व में और एक क्रेटेरस के नेतृत्व में। निरयाकस के नेतृत्व में इनने जल सेना भेजी, ठीक है, जल सेना के माध्यम से भेजा, और क्रेटेरस था जो, क्रेटेरस के नेतृत्व में थल सेना भेजी, ठीक है, दो माध्यम से भेजा, जिसकी वजह से नए नए जो द्वीप थे उनकी खोज हुई, द्वीप की खोज हुई, और क्या हुआ, नए मार्ग खोजे गए, नए मार्ग खोजे गए, जिससे आगामी समय में अपने साम्राज्य विस्तार में यूनान को समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। दो क्षेत्रों, दो इनके माध्यम से भेजा गया था, दो सेनापतियों के माध्यम से, ठीक है। ये दो नगर बसाए थे, निकोशिया और बुकेफाला, ठीक है, ये हो गया। अब हम बेसिकली देखते हैं कि जो इसके तीन सेनापति थे, तीन सेनापति कौन कौन से, नियार्कस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। नियार्कस के बारे में अपन देख ही चुके हैं, नियार्कस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस ये लोग सिकंदर की बायोग्राफी लिखते हैं, सिकंदर का सारा इतिहास इन्हीं के माध्यम से लिखा गया, ठीक है। ये तीन इतिहासकार होते हैं, इन्होंने ही इतिहास का वृत्तांत लिखा सिकंदर के समय, ठीक है। नियार्कस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, इनकी सिकंदर की जीवनी भी इनके द्वारा लिखी गई। ये बेसिकली तीन हमें मिलते हैं, कौन, राइटर होते हैं। सिकंदर के बारे में हमने लगभग सब कुछ जान लिया। हमने देखा कि सिकंदर की सफलता के सबसे पहले कारण यही रहे कि वो बहुत महत्वाकांक्षी था। सफलता क्या क्यों मिली इनको, क्योंकि सबसे पहला तो महत्वाकांक्षी, ठीक है। जब तक कोई भी योद्धा या कोई भी सेनापति महत्वाकांक्षी नहीं होगा, उसको विजय करना मुश्किल रहेगा कि आप किस तरीके से अपनी सेना को मोटिवेट करोगे, ठीक है, उत्साहित करोगे। दूसरी चीज, ये घोड़े बहुत अच्छी नस्ल की यूज करते थे, ठीक है, इनकी शक्तिशाली सेना होती थी, शक्तिशाली सेना होती थी। जैसे कि हम 300 मूवी देखते हैं, उसमें बताया गया है कि जो ग्रीक लोग हैं वो किस तरीके सुनियोजित तरीके से लड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सफलता के कारण है। अब हम बेसिकली देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़े, जो इसका आक्रमण हुआ उससे क्या क्या प्रभाव पड़े। तो देख लेते हैं हम यूनानी आक्रमण से प्रभाव क्या क्या हुआ। यूनानी आक्रमणों के प्रभाव के बारे में जब हम बात करते हैं, तब हम पाते हैं कि सबसे पहले तो जैसा कि ईरानियों में पढ़ा था हमने कि व्यापार सुगम हो गया, ग्रीस और भारत के मध्य व्यापार सुगमता से होने लगा, ठीक है। नए नए जलमार्गों की खोज होने लगी, ठीक है। और क्या क्या हुआ, गांधार शैली का उदय हुआ, ठीक है, गांधार शैली। अब क्या होता था इसमें जो भारतीय देवी देवता है ये ग्रीक गॉड की तरह बनाने लगे, ठीक है। जो अपन बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो ग्रीक गॉड की जैसी बनाने लगे, कि जिनका मानवीकरण करके बनाई जाती थी फोटो, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनाई जाती थी, बालों को तरीके से सजाया जाता था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और क्या रहा, इतिहास लेखन की कला आने लगी, ठीक है, इतिहास लेखन शुरू हो गया। इतिहास लेखन में तिथि के हिसाब से हम लिखने लगे, ठीक है, तिथि लिखना, क्योंकि तिथि वेस्ट में लिखी जानी बहुत कंपलसरी होती थी, इसलिए वहां का साहित्य या वहां का इतिहास ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा। और क्या हुआ, नए नगरों की स्थापना होने लगी, नए नगर स्थापित हुए। नगर कौन कौन से स्थापित हुए, जिसमें अपन ने निकोशिया या बुकेफाला देखा, ये नगर हुए। और क्या क्या रहा, ये बेसिकली जो चीजें थी ये प्रभाव रहे और इसकी सफलता के कारण रहे।
सफलता के कारण में हम देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है केंद्रीय सत्ता का अभाव होना। केंद्रीय सत्ता का अभाव मतलब जब मगध अपने क्षेत्र पर विस्तृत हो रहा था या विस्तार कर रहा था, तब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गांधार का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र छोटे छोटे राजवंशों से भरे पड़े थे, जो कि आपस में लड़ते रहते थे और कमजोर होते रहते थे। वो कभी भी जो बड़े आक्रमण के लिए तैयार नहीं हो पाते थे, क्योंकि आपस में इतने उलझे रहते थे। इसी कारण से इसी का फायदा उठाते हुए जितने भी आक्रमण होते हैं, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके आसपास की जमीन हिलती है। तो उसी तरीके से जब कोई बड़ा राजवंश खत्म होता है तो वो नए नए आक्रांताओं को या आक्रमणकर्ताओं के लिए इनविटेशन होता है, उनके लिए न्योता होता है कि आप आओ और यहाँ पर शासन करो। हम मुगल में देखते हैं बाबर को निमंत्रण मिलता है जब दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। उससे पहले हम मोहम्मद गौरी के समय देखते हैं कि छोटे छोटे राजपूत वंश होते हैं, केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव होना। ठीक है, जब भी कोई आक्रमण हुआ यही कारण रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़े ईरानी और यूनानी आक्रमण, जिसके माध्यम से हमने जितना भी हो सकता था सारा कवर किया। आई होप इससे बाहर नहीं जाएगा। और अब कल से हम मौर्य वंश शुरू करेंगे। तो मौर्य वंश में हम सबसे पहले तो उसके जो स्रोत होते हैं उसके बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चलते चलते अशोक तक पहुंचेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।